Good morning everyone. Today I'll be discussing with you the law of variable proportion according to the classical approach. Firstly, I'll tell you about product. Product refers to the various goods produced by a firm or an industry. When the production process is being completed, तो फाइनल जो आउटपुट आपको मिलता है दैट इज द प्रोडक्ट. ठीक है, तो हम प्रोडक्ट को थ्री पार्ट्स में यू कैन डिवाइड द टोटल प्रोडक्ट, द मार्जिनल प्रोडक्ट, द एवरेज प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज पूरी टाइम पीरियड में टोटल आउटपुट कितना फर्म बना रही है, दैट इज योर टोटल प्रोडक्ट. Total product of a firm can be raised only by increasing the quantity of the variable factors. कि अगर आपको टोटल आउटपुट को इंक्रीज करना है फर्म के तो आप क्या करेंगे, फिक्स्ड फैक्टर्स फिक्स रहेंगे और आप वेरिएबल फैक्टर्स को एम्प्लॉय कर आप क्या करेंगे, वेरिएबल फैक्टर्स को एम्प्लॉय करने से आप अपना आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द मार्जिनल प्रोडक्ट. तो मार्जिनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज बेसिकली द एडिशन टू द टोटल प्रोडक्शन. टोटल प्रोडक्शन में जो भी एडिशन होता है, सपोजिंगली अगर हम बात करें, फर्स्टली आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द फिक्स्ड फैक्टर्स एंड द वेरिएबल फैक्टर्स. तो दीज आर योर फिक्स्ड एंड योर वेरिएबल फैक्टर्स. तो जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं फिक्स्ड और कुछ होते हैं आपके वेरिएबल फैक्टर्स. फिक्स्ड फैक्टर्स, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने बात की थी, जैसे कि लैंड, लेबर, बिल्डिंग, मशीनरी, अगर हम इन सबको कंबाइन करके हम एक फाइनल प्रोडक्ट आउटपुट बनाते हैं, तो उस आउटपुट में कुछ फैक्टर्स आपके फिक्स्ड होते हैं. फिक्स्ड फैक्टर्स वो होते हैं जो आप चेंज नहीं करते विद योर लेवल ऑफ आउटपुट, जैसे कि आपकी बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, प्लांट. तो ये फैक्टर्स कैसे होते हैं, ये फिक्स्ड फैक्टर्स हैं कि आपको अगर आपको इतना आउटपुट चाहिए तो आपको इन फैक्टर्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. बट एट ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो ज़ीरो नहीं होती. क्यों? क्योंकि आपको ये मेंटेनेंस ऑफ योर बिल्डिंग अगर आपने परचेज करी है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो बिल्डिंग की कॉस्ट आपने बेयर करी है, बिल्डिंग को मेंटेन करने की कॉस्ट आपने बेयर करी है, मशीनरी को परचेज करने की आपने कॉस्ट बेयर करनी है, मशीनरी को आपको कहीं ना कहीं मेंटेन करने की, तो वो कॉस्ट आपको एज अ प्रोड्यूसर यू हैव टू बेयर. तो वो कॉस्ट ज़ीरो कभी नहीं होगी. बट इफ़ यू टॉक अबाउट वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो आपकी जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए आउटपुट की उतने ही वो चेंज होते रहते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, फ्यूल. तो आपको अगर जितने यूनिट बनानी है आपको उतना ही रॉ मटेरियल चाहिए, उतने ही लेबर चाहिए, उतनी ही पावर चाहिए, उतना ही फ्यूल चाहिए. तो एट ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट आपका वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो हो जाती है और जितना आप आउटपुट ज़्यादा बनाते जाएंगे आपकी उतनी ही कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी. तो दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट आपकी प्रोपोर्शनेट होती है जितना आपको आउटपुट चाहिए. तो ये आपकी दो टाइप की कॉस्ट होती हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, हमने बिजनेस में दो टाइम पीरियड पढ़े हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन. शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है दैट इज़ लेस देन 1 ईयर. तो लेस देन 1 ईयर इतना छोटा टाइम पीरियड होता है जिसमें आप जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना छोटा टाइम पीरियड होता है कि बिजनेस उस टाइम में डिसीजंस नहीं लेता है जो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकें, नई बिल्डिंग परचेज कर सके, नई मशीनरी परचेज कर, क्योंकि उसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड और फिर आपको कहीं ना कहीं आपको उसके लिए लॉन्ग टाइम डिसीजन लेना पड़ेगा. तो इन शॉर्ट रन फ्यू कॉस्ट आर फिक्स्ड एंड फ्यू कॉस्ट आर वेरिएबल. तो कुछ कॉस्ट आपकी फिक्स्ड रह जाती हैं और कुछ हो जाती हैं आपकी वेरिएबल. तो एज शॉर्ट रन इज टू शॉर्ट टू कॉज वेरिएशंस इन दी फिक्स्ड फैक्टर्स. तो फिक्स्ड फैक्टर्स में आप चेंज नहीं कर पाते हैं शॉर्ट रन में, तो
तो प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग ओनली दी वेरिएबल फैक्टर्स। तो कहीं ना कहीं अगर आपको प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो आप वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करेंगे इन शॉर्ट रन। बट अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, लॉन्ग रन दैट इज 5 years 10 years, तो उस टाइम पीरियड में प्रोड्यूसर के पास सफिशिएंट फंड्स भी होते हैं, सफिशिएंट टाइम भी होता है टू मेक डिसीजंस। तो वो कहीं ना कहीं आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकता है। तो वो होते हैं आपके वेरिएबल फैक्टर्स। तो अगर आपको 0 आउटपुट बनाना है, 1 लाख आउटपुट बनाना है, 10 लाख आउटपुट बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उतनी प्रोडक्शन कर सकते हैं बाय मेकिंग चेंज इन दी वेरिएबल फैक्टर्स। तो वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज एज दी आउटपुट इंक्रीज। तो जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होगा, साइमल्टेनियसली आप आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए वेरिएबल फैक्टर्स को भी इंक्रीज कर देंगे। तो क्लास इन प्रोडक्शन, these are the two factors of production, fixed and your variable factors. तो इसके कंटेक्स्ट में अगर हम करते हैं टोटल प्रोडक्ट, जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करेंगे तो हमें फाइनल आउटपुट मिलता है प्रोडक्ट, दैट इज द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। ठीक है, उसके बाद टोटल आउटपुट क्या है, जितना भी हमने गुड्स बनाए हैं एक फर्म ने, वेरिएबल फैक्टर्स को एम्प्लॉय करके फिक्स्ड फैक्टर्स को कांस्टेंट रखकर, दैट इज योर टोटल प्रोडक्ट। इफ यू टॉक अबाउट द मार्जिनल प्रोडक्ट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है आपका एडिशनल। जैसे मैं एक लेबर लेकर आई हूँ तो मुझे कितना आउटपुट मिल रहा है, लेकिन अगर मैंने सेकेंड लेबर एम्प्लॉय कर लिया तो उसकी वजह से मेरा आउटपुट कितना इंक्रीज हुआ है वो मुझे कैसे पता चलेगा, आई कैन गेट टू नो बाय दी मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट एंड माइनस NP, टोटल प्रोडक्ट ऑफ द प्रीवियस यूनिट। तो टोटल प्रोडक्ट पहले जो हमें आउटपुट मिल रहा था फर्स्ट लेबर से और जो हमें आउटपुट मिल रहा है सेकेंड लेबर से, हम उससे मार्जिनल प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर एवरेज प्रोडक्ट। तो अगर हम एवरेज प्रोडक्ट की बात करें, इज द टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। तो एवरेज प्रोडक्ट इज टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। तो हम इससे कहीं ना कहीं अपना एवरेज प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर टोटल प्रोडक्ट मीनिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड योर एवरेज प्रोडक्ट मीनिंग। तो इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इन द क्लासिकल अप्रोच। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की 2 अप्रोचेज हैं, वन इज योर क्लासिकल अप्रोच एंड द अदर वन इज योर मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो क्लासिक जो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होता है एंड इट इज क्लासिकल अप्रोच। और अगर हम इसकी बात करें, इट इज रिलेटेड टू दी एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये कहाँ एप्लीकेबल है ज़्यादा, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में एप्लीकेबल है जो आपकी क्लासिकल अप्रोच है। तो इन शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल फैक्टर्स। तो टू इंक्रीज द आउटपुट वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स। तो हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते जाएंगे और हमारा आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा। तो दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न टू फैक्टर, क्योंकि हम फैक्टर्स से रिटर्न मिल रहा है। एन इंक्रीज इन कैपिटल एंड लेबर, जो कैपिटल है और लेबर है ये है आपके वेरिएबल फैक्टर्स, अप्लाइज इन दी cultivation of land cause in general a less than proportionate increase in the amount of product। तो जितना हम कैपिटल और लेबर में इंक्रीज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लेस प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हो रहा है अमाउंट प्रोडक्ट में, रेज अनलेस इट हैपन्स टू कोइंसाइड विद एन इम्प्रूवमेंट इन द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। तो दिस इज योर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर हम यूनिट ऑफ लेबर की बात करें तो यूनिट ऑफ लेबर इज योर वेरिएबल फैक्टर एंड योर लैंड becomes your fixed factors। ठीक है, the quantity of land is fixed, that is labor is fixed, land is fixed।
तो लाइन आपका फिक्स्ड फैक्टर है, यूनिट ऑफ लेबर इज वेरिएबल फैक्टर। तो टोटल प्रोडक्ट अगर हम कहें तो आप हर लेबर को लाकर कितना आउटपुट आपका मिल रहा है, दैट इज योर टोटल प्रोडक्ट। 1 लेबर फिक्स्ड लैंड 20 यूनिट्स, सेकेंड लेबर 30 यूनिट्स, थर्ड लेबर 38 यूनिट्स, फोर्थ लेबर 48 यूनिट्स, फिफ्थ लेबर 48 यूनिट्स, सिक्स्थ लेबर 5 यूनिट। तो दैट इज आप लेबर को लाते जा रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग। इफ यू टॉक अबाउट मार्जिनल प्रोडक्ट, द मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है पहले 20, देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग। एवरेज प्रोडक्ट 20, देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग। तो दैट इज एवरेज प्रोडक्ट आपका ये होगा। तो ये आपका टोटल प्रोडक्ट इज द आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग द फिक्स्ड फैक्टर्स एंड योर यूनिट ऑफ लेबर। मार्जिनल प्रोडक्ट दैट इज, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। मार्जिनल प्रोडक्ट आप निकालने के लिए मार्जिनल प्रोडक्ट दैट इज टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1 करेंगे। एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए टीपी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। तो यू विल बी गेटिंग ऑल दीज वैल्यूज। सो द अबव टेबल शोज दैट कल्टिवेटर्स एम्प्लॉय more and more units of labor to get more of the total product. टोटल प्रोडक्ट को अगर हमें चाहिए तो हम उतना ही लेबर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, पर आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वह स्टार्ट्स फॉलिंग। क्लियर है? दैट इज द एडिशनल यूनिट। आप एक एडिशनल लेबर को लाकर जो आपको यूनिट मिल रही है दैट स्टार्ट्स फॉलिंग, दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट। So this is your law of variable proportion according to the classical approach. If you talk about the limitation of this law also has certain limitations. The law of diminishing return assumes static technology. कि आप ये assume कर रहे हैं कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो है कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि आज आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, अगर विद टाइम आप टेक्नोलॉजी को अपडेट करेंगे तो हो सकता है तभी तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। बट इस लॉ में हमने क्या एज्यूम किया है कि आपकी टेक्नोलॉजी है कांस्टेंट। इम्प्रूवमेंट इन मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, यू हैव अज्यूम कि आप विद टाइम भी मेथड ऑफ प्रोडक्शन को इम्प्रूव, मेथड ऑफ कल्टीवेशन को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, वो फिर भी कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट लिमिटेशन इज इट इज बीइंग अज्यूम्ड दैट द वेरिएबल फैक्टर्स वर्किंग विद फिक्स्ड फैक्टर्स। जो आपके वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं। दिस लॉ इज नॉट ऑपरेटेड इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप सम फैक्टर्स फिक्स्ड। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ फैक्टर्स को फिक्स्ड रखते हैं, कुछ फैक्टर्स को वेरिएबल रखते हैं, तभी आपका ये लॉ एप्लीकेबल होगा। हेट्रोजीनियस वेरिएबल फैक्टर्स, जो आपके वेरिएबल फैक्टर्स हैं जैसे कि लेबर है आपकी, जो हम उसको एज्यूम क्या करते हैं, वी एज्यूम कि वो कैसी हैं, वो हैं होमोजीनियस, वो कम्प्लीटली आइडेंटिकल है। बट ऐसा इन रियल लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर लेबर की अपनी एफिशिएंसी होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हो सकता है कि एक लेबर को लाने की वजह से हमारी प्रोडक्शन कम हो जाए, बट हो सकता है साइमल्टेनियसली सेकंड लेबर को लाकर हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो लेबर है वो होता है हेट्रोजीनियस। तो सारे वेरिएबल्स कैसे हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस वेरिएबल्स होते हैं। इनएडिक्वेट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, तो वी कैन नॉट एज्यूम कि एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर हमने एम्प्लॉय किया है जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है। तो दिस इज योर क्लासिकल अप्रोच ऑफ योर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल अप्रोच इट इज बीइंग अज्यूम्ड कि आपका जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है इट इज एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चर सेक्टर। कहीं ना कहीं इसको एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एसोसिएट करते हैं हम, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन मॉडर्न, यू कैन से मॉडर्न अप्रोच, बिकॉज इट इज नॉट एप्लीकेबल इन मशीनरी, बट इट इज एप्लीकेबल इन लाइक माइंस, फिशरीज, कोल माइंस। तो वहाँ पर ये लॉ कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है क्योंकि आप क्या करें, इनिशियली आप वहाँ पर प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तो यू विल बी हैविंग मोर ऑफ आउटपुट, but with time the output starts falling.
तो आई थिंक इट इज़ क्लियर the law of variable proportion according to the classical approach. If you have any doubt, you can write in the comment section. I'll answer your questions, your queries. Thank you. That is all for this video. If you like my video, please like, subscribe my channel. Thank you.